ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ स्वागतवನ್ನ ಕೋರೋಣ. आपल्या खानापूर मतदारसंघातल्या लाडक्या आमदार आदरणीय आपल्या अंजली हेमंत निंबाळकर ताईंचं सुद्धा इथं स्वागत झालेलं आहे, आगमन झालेलं आहे. त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या वाजवूया. सगळ्या मान्यवरांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या सगळ्यांनी वाजवल्या पाहिजेत. दिल्लीच्या तख्तालाही आम्ही ठणकावून सांगितलेलं आहे की दरियाब तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इसको लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर ली है. या सगळ्या गर्दनी आता बगावतीसाठी उठलेल्या आहेत आणि प्रियंकाजींचं हे आगमन मला वाटतं ही भव्य दिव्य गर्दी याचं प्रतीक आहे. सगळ्या मान्यवरांचं स्वागत आपण सगळ्यांना करतोय. ಶೂರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ವೀರಭೂಮಿ, ಸಂತರ ಶರಣರ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಬಹು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಾಡು, ಅದುವೇ ಅಭಿಮಾನದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಖಾನಾಪುರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೀವಿ. स्टेज वरती मंचावरती उपस्थित असणाऱ्या स्टेज पर मंच पर उपस्थित है हमारी सबकी पसंदीदा नेता, देश की युवा नेता प्रियंका जी. इनका एक छोटा सा सत्कार मैं पहले तो हमारी मैडम डॉक्टर अंजलि निंबाळकर इनको कहता हूं कि एक छोटा सा कांग्रेस विचारधारा का हार और शाल पहनाकर वो उनका सत्कार करेंगे. सत्कार होतोय तो मॅडमांचा. ಈಗ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಜಲಿತಾಯಿ ನಿಂಬಾಕರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನ ಹೊದಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. आता इथं जो सत्कार होतोय जी बुद्ध मूर्ती मॅडमांना दिली जाते, खरं तर शांततेचं प्रतीक म्हणजे भगवान गौतम बुद्ध होते आणि तोच विचार काँग्रेस पक्ष घेऊन जातोय आणि तो सत्कार पुंडलिक कुंभार यांच्याकडून आता इथं होतोय. यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या आमदार आपल्या ताई, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕಂಡಂತ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸರಳ ಜೀವಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹದೇವ್ ಕೋಳಿ ಅವರು ಮಾಲಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. सतीश जारकिहोळी साहेबांचा इथं सत्कार होतोय. एकदा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या सर्वांनी. सगळी घरचीच माणसं आहेत असं साहेबांचं मत आहे, त्यामुळे सत्कारावरती विराम लावूया. तुमच्या सगळ्यांना ऐकण्यासाठी तुम्ही सगळ्या मान्यवरांना उत्सुक आहात, त्यामुळे सरांच्या विनंतीनुसार आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या ताई सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हा सगळ्यांना संबोधित करणार आहेत. मी विनंती करतोय अंजली ताईंना. ರಾಜ್ಯ ಕಂಡ ವೈಚಾರಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಾಯಭಾರಿ ಬುದ್ಧ ಬಸವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ सर्वांना नमस्कार. ಎಲ್ಲರಿಗೆ नमस्कार. आपल्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमाणे भाषण सुरू करायच्या आधी काही संत महात्म्यांना आपण वंदन करून भाषण चालू करतो, त्यामुळे जोरदार घोषणा झाल्या पाहिजेत. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. मला बायकांचा आवाज येतच नाहीये, तुम्हाला एवढा मोठा सपोर्ट देतीये मी. बोला छत्रपती शिवाजी महाराज की. जय भवानी, जय शिवाजी. संत बसवेश्वर, अंबेडकर, वाल्मिकी, शाहू महाराजांना वंदन करून आज
आपल्या सर्वांच्या मध्ये खानापूर मध्ये पहिल्यांदा इंदिरा गांधीजींची नात, जिने पाकिस्तानाविरुद्ध युद्ध लढलं होतं आणि जिंकल्या होता, ज्यांना आयर्न लेडी म्हटलं जातं, तशा त्या महान आईची नात राजीव गांधीजी, ज्यांनी टेलिफोनची क्रांती या देशामध्ये घडवली, आणि सोनिया गांधीजी आई, ज्यांच्या विचारांनी मनमोहन सिंगच्या सरकारामध्ये मनरेगा नावाची स्कीम आणली, अशा या नात आणि राजीव गांधी आणि सोनियाजींची मुलगी श्रीमती प्रियंका गांधीजी, एआयसीसी जनरल सेक्रेटरी काँग्रेसच्या, आज तुमच्या सर्वांच्या वतीने आणि माझ्या वैयक्तिक वतीने स्वागत करू इच्छिते. स्टेजवर उपस्थित एआयसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज कर्नाटकाचे रणदीप सुरजेवालाजी, एआयसीसी सेक्रेटरी विष्णुनाथजी, तुमचे आमचे सर्वांचे लाडके वर्किंग प्रेसिडेंट कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे श्री सतीश अण्णा जारकीहोळीजी, स्टेजवर उपस्थित सर्व मान्यवर, सगळ्यांचं नाव घेत नाही कारण वेळ अभावी आहे. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಹುಬ್ಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಖಾನಾಪುರ ಮಹಾಜನತೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ದಂಡವಟ ಹಾಕಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. आज कारण खूप मोठं आहे. आपल्या खानापूर मध्ये गांधी परिवार मधनं इतिहासामध्ये पहिल्यांदा कोणतरी आलेला आहे, आणि म्हणूनच अशा ह्या व्यक्तीचं स्वागत करायला फार मोठा अभिमानाची आज मला गोष्ट वाटते. काँग्रेस पक्षाला येणाऱ्या 10 मेला जे इलेक्शन होणार आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बहुसंख्येने मतदान देऊन निवडून आणावं, कर्नाटकमध्ये काँग्रेसची सरकार बनवावी, यासाठी त्या इथे आलेल्या आहेत. बरं 10 ಮೇಗೆ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಶಾಸಕರು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂधी ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी लोक विचारतात काँग्रेसनी काय केलं 70 वर्षामध्ये म्हणून. मी अशा या बीजेपी लोकांना सांगू इच्छिते, तुम्ही ज्या दवाखान्यामध्ये जन्माला आला, ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನೀವು ಯಾವ शाळेಯಲ್ಲಿ कल्दिದ್ದೀರಾ, ज्या शाळेमध्ये तुम्ही शिकलेला आहात, ती शाळा सुद्धा काँग्रेसची देण हे कोणी विसरून चालणार नाही. आणि म्हणूनच 2018 मध्ये जेव्हा तुम्ही सगळ्यांनी ते काँग्रेसला निवडून दिला, तुमच्या सर्वांच्या आई बापांच्या आशीर्वादाने, आई बहिणींच्या आशीर्वादाने, भावांच्या आशीर्वादाने 2018 मध्ये पहिल्यांदा 70 वर्षानंतर काँग्रेसचा आमदार तुम्ही निवडून दिला. त्याच आमदाराने तुम्हाला इथे 60 बेडचं आया बहिणींसाठी मोठं हॉस्पिटल बांधून दिलेलं आहे. आता माझ्या आया बहिणींची डिलिव्हरी इथंच होणार, त्यांना बेळगावला जायची गरज नाही. आणि हे असं सगळं करत असताना 100 बेडचं पण हॉस्पिटल बांधतोय आपण इथे. इडकीच्या ठिकाणी पीएचसी मोठी व्हायला लागलेली आहे 30 बेडची. त्याच्या व्यतिरिक्त खानापूर मध्ये लिफ्ट इरिगेशन मध्ये, जलसिंचन मध्ये सुद्धा बरीच कामं झाली आहे. ಹಿರೇಮುನ್ನವಳಿ असू दे, ಮುಗುಳಿಹಾಳ असू दे, ನಮ್ಮ ಇಟ್ಗಿ ಇರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದೇಗಾಂವ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ 3000 ಎಕರೆ ಜಲಸಿಂಚನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ त्याच्यावरनं ग्राउंड वॉटर वाढवून पिण्याच्या पाण्याची पण सोय त्या ह्याच्यातनं होणार आहे. असं हे सगळं करत असताना
काँग्रेसनी त्यांचे बरेचसे लीडर जे येतात इथे, परवाच आल्या होत्या, एक पाप बिचारी, जेव्हा उन्नाव मध्ये अत्याचार झाला महिलांमध्ये, जेव्हा हाथरस मध्ये अत्याचार झाला माझ्या मुलींवरती, तेव्हा ती स्मृती इराणी काही बोलायला गेला नाही. माझी प्रियंका दीदी तिथं जाऊन त्यांचे डोळे पुसून आली, त्या आई वडिलांचे डोळे पुसायला गेली होती. कालच तुम्ही बघितलं असेल त्या रेसलर्स मुली ज्या दिल्लीमध्ये बसलेल्या आहेत, एवढ्या सगळ्याकडे प्रचार सभा चालू आहे कर्नाटकामध्ये, पण त्या मुलींची व्यथा ऐकायला एकमेव लीडर गेली, त्या म्हणजे प्रियंका गांधीजी गेल्या. स्मृती इराणी परवा येऊन बोलून गेली ते की काय करताय तुम्ही. कोल्हापूरची मुलगी भाषण देते, स्मृती इराणी जी इथे कोल्हापूरच नाही, इथे तुम्ही काय आमच्या गवळीवाड्यात जन्माला आला का देगावला आला, तू कुठली कोण कुठे येऊन इथं भाषण ठेकून गेलीस. 400चं 1200 गॅस गेलं, खरं माझ्या महिलांच्या डोक्याला आली नाही ती. आज प्रत्येक महिला रडतीये का त्या गवळीवाड्यातल्या फॉरेस्ट एरिया मधल्या तिने चुली पेटवल्या की तिला कळ झळ लागली नाही. 1200ला गॅस टेकून सुद्धा जेव्हा मनमोहन सिंगच्या सरकारामध्ये 400 होता गॅस, ही स्मृती इराणी स्टेजच्या समोर रस्त्यावर बसून म्हणाली सरकार अन्याय करतंय काँग्रेसचं. 50 रुपयांनी गॅस वाढलेला आहे, आता किती गेले ताई माझी. परत एकदा जंगलात जाऊन लाकडं तोडायची वेळ आलेली आहे. हे सगळं कुठेतरी बदलायचं असेल तर फक्त आणि फक्त काँग्रेस पक्ष आपल्याला वाचू शकतो, हे तुम्ही सगळ्यांनी आज समजून घेतलं पाहिजे. ह्यांचा बेटी बचाव बेटी पढाव नुसतं पुस्तकातच लिहिलेलं आहे, आणि म्हणूनच जेव्हा 250 मुलींचं रेसिडेन्शियल स्कूल आमठ्यामध्ये उघडत असताना इथल्या मंत्र्यांनी त्याला अडवायचा प्रयत्न केला, त्या गोविंद कारजोळजींना पण मी सांगू इच्छिते की इथे बायका थांबणार नाहीत, आणि बीजेपीला इथनं नुसतं खानापूर नाही, कर्नाटका नाही, पूर्ण देशात आम्ही हटवून सोडणार आहोत. आणि हे सगळं करत असताना माझ्या मायबापांनो, तुमच्या सगळ्यांच्या साथची गरज आहे, तुमच्या सगळ्यांचा आशीर्वाद असणं अतिशय काळाची गरज आहे. आणि हे सगळं राजकारण करत असताना आज बसच्या संदर्भामध्ये असू दे, बस स्टँड कडायला पण किती जणांनी थांबवलं तुम्ही बघितलं, तरी पण न घाबरता तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने 25 वर्षाचा थांबलेला बस स्टँड आज आपण इथे चालू केलेला आहे. ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ ಶಾಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು 600 ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂಗನವಾಡಿ 50 ಇಂದ 40 ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರೋದು 10 ತಾರೀಖಿಗೆ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡ, ನಿಮ್ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿ. 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳ 2000 ರೂಪಾಯಿ, 2000 ತಿಂಗಳಕ್ಕೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 24,000, 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1,25,000. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಫ್ರೀ. ಸರ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 50 ಇಂದ 100 ಯೂನಿಟ್ನೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಖಾನಾಪುರ ಮಹಾಜನತೆಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನೇ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ದುಡ್ಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 5 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 10 ಕೆಜಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ 3,000, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ 1,500 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ
ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಫ್ರೀ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಹಂಪಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಸೌಂದತ್ತಿ ಹೋಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, फ्री ओढाडली ಅಂತ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ फ्री ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. तुम्हाला सगळ्यांना लक्षात असेल हे दोन भाऊ बहिणी आहेत, राहुल गांधीजी आणि प्रियंका गांधीजी, जे देशासाठी भांडायला लागलेत, तुमच्या आमच्यासाठी भांडायला लागलेत. म्हणूनच राहुल गांधी भारत जोडो मध्ये चालत असताना मैम हमारे यहाँ से 4000 औरतें और महिलाएं और सब मेरे भाई आए थे. यहाँ से 750 किलोमीटर हम 4000 लोग गए थे भारत जोड़ो में चलने के लिए. पूरा एक दिन राहुल जी के साथ चले और हमारी यहाँ की एक बेटी तेजस्विनी को राहुल जी के साथ हाथ पकड़ के चलने का मौका मिला. और वो आज वो 8th स्टैंडर्ड की बेटी बोलती है राहुल जी बहुत अच्छे भैया है, मैं उनके साथ काम करना चाहूंगी जब बड़ी होगी तब. एंड वो बहुत बड़ी बात है मैम. हम सब लोगों ने तय किया है इस बार कांग्रेस को जिताकर ही रहेंगे और हमारे कर्नाटका में सरकार बना के आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें कर्नाटका से हम दे के रहेंगे. आज आपको ये वायदा करते हुए आप यहाँ पे आई, अपना कीमती वक्त निकाला. हमारी खानापुर की जनता की तरफ से आप सबको मुख्यभागी नन वतींदा मैम मेरी तरफ से पर्सनली आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि पिछले 10 साल में पहली बार मैं कांग्रेस लीडर्स के साथ मिल पा रही हूँ. इतना काम करने के बाद रिकॉग्निशन जो मिलता है वो कांग्रेस पार्टी में ग्रास रूट वर्कर को मिलता है. वो भी एक बड़ी बात हमारे खानापुर में हुई है मैम. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू खानापुर टुडे. वी ऑल आर वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड हम्बल्ड मैम. आपका फिर से एक बार तहे दिल से धन्यवाद कह के मैं अपने 2 शब्द यहीं पे खत्म करना चाहूंगी. धन्यवाद. जय हिंद, जय कांग्रेस. धन्यवाद मॅडम. मॅडमांनी सांगितल्याप्रमाणे सध्या देशात महिलांवरती होणारे अत्याचार दिल्लीच्या चौकामध्ये तुम्ही पाहिले असतील. याच्यानंतर लगेच मी विनंती करतोय की सतीश जारकिहोळी साहेब इथं उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती करतोय की त्यांनी संबोधन करायचं. कार्याध्यक्ष केपीसीसी बेंगळूರು. ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿನಯ್ ನಾವಲ್ಗಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೂ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಬರುವಂತ 10ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆ ಜರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ. ಅದು ರಸ್ತೆ ಇರಬಹುದು, ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ಕೆರೆ ತುಂಬು ಯೋಜನೆ ಇರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಖಾನಾಪುರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇರಬಹುದು, ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಿತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಬರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇವತ್ತು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಮತ್ತೆ 2 ತಾರೀಕು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಂದಿಗೋಡು ಇರೋದು ಪಾರಿಶ್ವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಗೆ ನೀಡೋಣ. ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಗುರುತಾದ ಹಸ್ತದ ಗುರುತಿಗೆ ತಾವು ಮತ ನೀಡಬೇಕು. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ನಿಂಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಣ್ಣ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರಿಗೆ धन्यवादांना अर्पिसी. धन्यवाद. यानंतर मी ज्यांना विनंती करणार आहे, प्रियंका जी, त्यांच्याबद्दल आपके बारे में इतना एक
आखिर में कहना चाहूंगा कि विचारधारा कांग्रेस की क्या है। कांग्रेस की विचारधारा कहती है कि मैं वो कभी नहीं जो बिकते हैं दरबारों में, मैं शब्दों के दीपशिखा हूं अंधियारी चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर चलने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाला हूं, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर अड़ने की। अरे उसका मर जाना ही अच्छा है जो खुददार नहीं देश जले और मैं कुछ ना बोलूं, मैं तो ऐसा गद्दार नहीं। ऐसे कहने वाली हमारी प्रियंका जी को विनती करता हूं कि आप सभी सभा को संबोधित करें। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. सर्वांना नमस्कार. श्रीमती अंजलि निंबालकर, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, श्री सतीश जारकिहोली जी, श्री नीरज डांगी जी, श्री पीसी विश्वनाथ जी, काजी जी, कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सभी नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, सभी कार्यकर्ता, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले सबसे बड़ा स्वागत मेरी बहनों के लिए जो यहाँ इतनी बड़ी तादाद में बैठकर इंतजार कर रही हैं। बहुत धूप भी है इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इंतजार किया। और मेरे भाइयों, आप भी कुछ समय से यहाँ हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। देखिए, कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं यहाँ प्रचार के लिए अलग अलग जिलों में घूम रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ। चुनाव आ रहा है, ये वही समय होता है जब आपके सामने राजनीति का पूरा तमाशा शुरू होता है। आम पार्टियों के लोग आते हैं, अलग अलग नेता आते हैं, भाषण देते हैं, अपनी अपनी सुना के जाते हैं। और ये अच्छी बात है कि आप सबकी सभाओं में आए और ध्यान से सबकी बातें सुने, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, लोगों से बातचीत करके, आपके प्रदेश में घूम के, तो यही देखा है कि ये प्रदेश कितना महान है। कर्नाटका में सब कुछ है, एक पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, परंपराएं, ऐसे महात्मा जिन्होंने आप सबको शिक्षा दी, जिस शिक्षा के आधार पर आपकी संस्कृति बनी। उसके साथ साथ प्रकृति की बहुत देन है, घने घने जंगल, खनिज की बहुत आपके पास रिसोर्स है, देन है, प्राकृतिक देन है। उसके साथ साथ भविष्य के लिए आपका प्रदेश बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके जो नौजवान हैं वो शिक्षित हैं, जनता ज्यादातर शिक्षित है, कमाती है और भविष्य के लिए और भविष्य में भागीदार बनती है। आपके यहाँ बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहर हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। पूरी दुनिया जानती है कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा लोग हैं जो काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, और समझदार हैं और पढ़े लिखे हैं और देश और दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप पूरी दुनिया में जाते हैं, जहां जहां मैं बाहर जाती हूँ, कभी कभी मुझे मिलते हैं कर्नाटका के लोग, मुझे हमेशा गर्व होता है, क्योंकि ऐसे नौजवान मिलते हैं जो मुझे बताते हैं कि आईटी में काम कर रहे हैं, टेक में काम कर रहे हैं, और वहां यहाँ से दूर उनसे मिलकर गर्व महसूस होता है कि देखो, किसी की मेहनत से, ईमानदारी की कमाई से ये लड़का बाहर गया है या ये लड़की बाहर गई है, और आज किसी दूसरे देश में भी अपने देश, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है या कर रही है। तो आपका प्रदेश जो है बहुत ही महान है,
और एक ऐसा प्रदेश है जो देश में सबसे आगे हो सकता है। लेकिन जो सरकार आपके प्रदेश में चल रही है उसे इस बात का समझ नहीं है, इस बात का आदर नहीं करती। अगर आप देखें तो सरकार दो तरह की हो सकती है। एक सरकार ऐसी हो सकती है जो जनता के लिए काम करे, जिसके नेता जनता का आदर करें, जो आपकी समस्याओं को अच्छी तरह से समझें, आपके बीच आए, आपसे मिले, जाने कि किस तरह से आपकी प्रगति हो सकती है और उस प्रगति के लिए काम करें। और दूसरी तरह की सरकार और दूसरे तरह के नेता ये होते हैं जिनको सत्ता मिलते ही ये एहसास हो जाता है कि हम बहुत कमा सकते हैं और ये सत्ता हमारी है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें जिम्मेदार होने की जरूरत नहीं है, हमें देश के प्रति, जनता के प्रति जवाबदेह होने की जरूरत नहीं है, हमें, हमारे पास सत्ता है, हमें पैसे मिल सकते हैं, शोहरत मिल सकती है और हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अफसोस की बात यह है कि 3.5 साल पहले कर्नाटका में एक सरकार बनी। मेरी बहनें, आप यहां बैठी हैं, शायद आपको मालूम होगा कि यह सरकार शुरू से ही गलत तरीके से बनी। विधायकों को खरीद के जो बनी हुई सरकार थी उसको तोड़ के बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसी सरकार जिसकी नीयत शुरू से ही गलत थी आपके प्रदेश में स्थापित हुई। नतीजा क्या रहा? नतीजा ये रहा कि सबसे पहले जो गवर्नेंस जिसको कहते हैं, जिसके जरिए सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, वो कम हो गई, बंद सी ही कह लो। कभी एक मुख्यमंत्री आया तो कभी दूसरा मुख्यमंत्री आया। जो विकास के कार्य थे जिससे आपकी प्रगति हो सकती थी वो लगभग रुक गए। और एक ऐसी सरकार आई जिसने हर स्तर पर आपको धोखा दिया, हर स्तर पर आपको लूटा। आप सोच सकते हैं कि आज अगर पूरे प्रदेश में सरकार जानी जाती है कि ये 40% सरकारा है तो इसका क्या मतलब है? आप जानती हैं बहनें कितनी महंगाई हो गई है। आप जानती हैं कि आज आपके गैस का सिलेंडर 1100 रुपए में आपको मिल रहा है। आप जानती हैं कि जब आप मार्केट जाती हैं कुछ खरीदने के लिए तो जो पहले कम का मिलता था आज दाम उसका बढ़ गया है। कभी कभी दिल करता होगा कुछ खरीदने का, लेकिन आप रुक जाती हैं, अपना हाथ रोक लेती है कि नहीं, आज नहीं, क्योंकि नहीं है मेरे पास इतना पैसा। क्योंकि महंगाई से जो जीएसटी आई, जो इनके प्रशासन और शासन ने किया, इतनी महंगाई कर दी आपके लिए कि आप परेशान हैं और त्रस्त हैं। और गृहस्थ जीवन में मैं जानती हूं कि महिलाओं पर कितना बोझ होता है। सबसे ज्यादा आप सहती हैं, महंगाई का बोझ भी सबसे ज्यादा आप सहती हैं। उसी महंगाई ने जिसने आपके घर में मुश्किलें पैदा की, उसी महंगाई ने किसानों के लिए मुश्किलें पैदा की। आज किसानों के लिए हर चीज पर जीएसटी है, ट्रैक्टर से लेकर जो भी उनको इस्तेमाल करना पड़ता है किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए, सब महंगा हो गया है। उसके बाद खाद महंगी हो गई है और उसके बावजूद मेहनत से, ईमानदारी से किसान खेती पर काम करता है, कमाने की कोशिश करता है। आपको मालूम है कि डीएपी में भी वजन कम कर दिया है, खाद आपको महंगी मिलती है, हर चीज महंगी कर दी है। तो हर स्तर पर आपके साथ धोखा हो रहा है। यहां नौजवान कितने हैं बताओ, हाथ ऊपर करो। आप तो नौजवान नहीं है भैया। जितने भी नौजवान यहां हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपको क्या रोजगार मिला है? सरकार ने दिया है? नहीं दिया। आपको मालूम है कि 2.5 लाख रोजगार, 2.5 लाख जॉब्स खाली पड़े हुए सरकार में, लेकिन उन्होंने 3.5 सालों में आपको एक भी नहीं दिया। नौजवान यहाँ के शिक्षित हैं, दुख होता है देख के। कल मेरा हेलीकॉप्टर कहीं एक
खेती के पास उतरा। कुछ लड़के खड़े थे, मैं गई, मैंने पूछा कि पढ़े लिखे हो? बीटेक की है, बीएससी की है, रोजगार नहीं है। बेचारे खेती में खड़े हैं, कह रहे हैं हमें जॉब नहीं है। तो ये स्थिति है आज आपकी कि हर स्तर पे लूटा गया है, हर स्तर पे धोखा दिया गया है, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, छोटे दुकानदारों को मदद करने के लिए कुछ नहीं है। पहले नोटबंदी दी आपको, फिर जीएसटी दी। जो अपना छोटा बिजनेस, छोटा व्यापार करता है, कैसे आगे बढ़ाएगा? और जब नौजवान भर्ती के लिए इम्तिहान देने जाता है, पता चलता है कि घोटाला हो गया, स्कैम हो गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर के भर्ती के एग्जाम में स्कैम होता है। विधायक के बेटे के पास 8 करोड़ रुपए मिलते हैं कैश में, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता। उसके बजाय उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं, उसके पिताजी एक परेड निकालते हैं कि देखो मैं कौन हूं, तुम मुझे छू नहीं सकते। यह स्थिति है आज कर्नाटका की। स्कूल के बच्चों के अंडे तक नहीं छोड़े, उसमें भी स्कैम किया, उससे भी चोरी की, कोविड के मरीजों को नहीं छोड़ा। कॉन्ट्रैक्टर्स आत्महत्या कर रहे हैं। स्कूल के मैनेजमेंट के एसोसिएशन और कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेज दें कि कुछ करिए, यहां लूट हो रहा है, हमारे साथी आत्महत्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से जवाब ही नहीं आता। आज यही है आपकी परिस्थितियां। तो अगर इस परिस्थिति में आप 5 साल और रह जाएं तो आपके भविष्य का क्या होगा? जो आप घर पे मेहनत करते हैं मेरी बहनें, जो किसान खेती में मेहनत करते हैं, जो अपनी दुकानें चलाते हैं, अपने बिजनेस चलाते हैं, वो भविष्य के लिए क्या सपना देख सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं? अगर अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाकर उनको पता चला कि बच्चे को अगर कोई पद चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो 50 लाख 70 लाख की घूस मांगी जा रही है। हर चीज, हर पोस्ट का रेट फिक्स हो गया है। तो फिर मेहनत का क्या फायदा, शिक्षा का क्या फायदा? सालों से आप अपने बच्चों की परवरिश इसलिए करते हैं कि जब वो शिक्षित हो जाता है और पोस्ट के लायक होता है तो पोस्ट मिलने के बजाय आपसे और कुछ मांगा जाता है। कल तो मुझे सुनने को मिला कि किसान से 2 बैल मांगी क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे घूस देने के लिए, तो उससे कहा चलो अपनी बैल ले आओ। तो ये परिस्थितियां हैं, आपकी ये सरकार है। अब आप ही को तय करना पड़ेगा कि आप 5 साल और यही सरकार चाहते हैं या बदलाव चाहते हैं। जितनी मेहनत आप करते हो, कम से कम उतनी मेहनत तो नेताओं को करनी चाहिए कि नहीं? आप ईमानदारी से कमाते हो तो क्या आप ये आशा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपकी सरकार भी ईमानदार होगी? बीजेपी की सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए कर्नाटका से छीने हैं, लूटे हैं। लूट की, झूठ की सरकार है। आप सोचिए कि इन 1.5 लाख करोड़ रुपए में से आपके लिए कितना काम हो सकता था। मैं आपको बताती हूं, 100 एम्स के अस्पताल बन सकते थे, 100 कर्नाटका में। 2250 किलोमीटर की 6 लेन की एक्सप्रेसवे बन सकती थी। ईएसआई के 187 अस्पताल बन सकते थे। आपके बच्चों के लिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम बन सकते थे। 30,000 कोई छोटा नंबर नहीं है, छोटा आंकड़ा नहीं है। इन्होंने जितना लूटा है उससे 30,000 क्लासरूम बन सकते थे। हर क्लासरूम में 10, 15, 20 बच्चे। आप सोच सकते हैं कि कितनी शिक्षा छीनी है बच्चों से इन्होंने। 750 किलोमीटर लंबी मेट्रो बन सकती थी इन पैसों से। 30 लाख गरीबों के लिए घर बन सकते थे। इन पैसों से 30 लाख कर्नाटका के गरीब जनता को घर मिल सकते थे, उनका फायदा हो सकता था। लेकिन भ्रष्टाचार किया, लूटा, टैक्स लगाया किसानों पर भी, जीएसटी खाद पे, ट्रैक्टर पे, पेस्टिसाइड पे, डीजल के दाम बढ़ा दिए, खाद का मैंने कहा आपको कम कर दिया जो देते हैं। हर स्तर पर
लूटा है और धोखा दिया है। जहां तक SC, ST, OBC की बात है, उन्होंने आपको बताया कि आरक्षण बढ़ाएंगे। यहां पे कर्नाटका में बोला बढ़ाएंगे। केंद्र में इनकी सरकार है। जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है, संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा? पार्लियामेंट में कहा कि ये नहीं हो सकता है। तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता। अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए। नागमोहन दास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने। उस कमेटी ने कहा कि SC के लिए 15 से 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि ST के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले। 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। तो इनके नेता, इनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव के समय आपके सामने आके अच्छे अच्छे बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन इनको शुरू से मालूम है कि वो वादे कभी पूरे नहीं करना चाहते, कभी करेंगे ही नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस है। राजस्थान में हमारी सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किए। छत्तीसगढ़ में 18 लाख किसानों के कर्ज माफ हुए हैं। राजस्थान में पुरानी पेंशन की स्कीम का वादा था, उसको लागू किया। छत्तीसगढ़ में लागू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में वादा किया, वहां पे भी शुरू कर रहे हैं। जहां जहां हमारी सरकारें हैं, हमने जो वादे किए उनको पूरे किया, और जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे उनका पूरा प्रयास किया, ताकि आगे जाकर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे। यहां पे जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको याद होगा कि अन्न भाग्य का योजना होता था, क्षीर भाग्य जिससे दूध मिलता था, वो भी योजना कांग्रेस की योजना थी। पशु भाग्य कांग्रेस की योजना थी। कृषि भाग्य कांग्रेस की योजना थी। आरोग्य भाग्य था आपके स्वास्थ्य के लिए। विद्याश्री थी आपकी शिक्षा के लिए। इंदिरा के कैंटीन थे खाने के लिए, और ऐसी तमाम योजनाएं थी जिससे आपकी भलाई हुई। ये इसलिए हो पाया क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे उनकी नीयत लूटने की नहीं थी, उनकी नीयत आपके लिए काम करने की थी। आज आप यहां बैठे हुए मेरी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस की सरकारों ने आपके लिए काम किया। आज अगर आप यहां बैठ के धूप में मेरा इंतजार करते हैं तो आप इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपने इंदिरा जी का काम देखा, राजीव जी का काम देखा, सोनिया जी का काम देखा। आपको कुछ विश्वास है, कुछ भरोसा है कि हाँ ये लोग कुछ करेंगे हमारे लिए। और ये भरोसा, ये विश्वास ऐसे ही नहीं आता। ये भरोसा और विश्वास इसलिए आता है क्योंकि आपको काम करके दिखाया है, आपके लिए समर्पित होकर दिखाया है। अभी मैं जब यहाँ आई तो मैं अंजलि जी से पूछ रही थी कैसा चल रहा है चुनाव। अंजलि जी ने मुझे कहा हम जीतेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो कभी कभी जब मैं पूछती हूँ तो हमारे उम्मीदवार कहते हैं कि देखेंगे दीदी मुश्किल है ये, लेकिन इन्होंने तो बहुत कॉन्फिडेंस से कहा। तो मैंने कहा क्यों कह रही हो कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? और जवाब पता है क्या दिया मुझे? कहा कि क्योंकि मैं जनता के बीच में रही हूं दीदी, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है।
इसीलिए मैं जानती हूं कि जनता मेरे साथ रहेगी। और यही कांग्रेस की बात है, हम आपके लिए काम करते हैं। हमने इस चुनाव में कुछ गारंटीज की बात की है, सुना है आपने? किसने सुना है? युवा निधि है जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ये जो 2.5 लाख जॉब खाली पड़े हैं, सबसे पहले तो हम इनको भरेंगे, ये हमारी गारंटी है। जो ग्रेजुएट हैं लेकिन अभी नौकरी नहीं मिल पाई है उन्हें सरकार बेरोजगारी का भत्ता 3,000 रुपए हर महीने देगी। जिनके पास डिप्लोमा है उनको 1,500 रुपए हर महीने मिलेंगे। इसी तरह से मेरी बहन ने, जैसे मैंने कहा, हम जानते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं आप और कितनी महंगाई से जूझ रही हैं। इसीलिए आपके लिए एक स्कीम जिसका नाम हमने रखा है गृह लक्ष्मी, वो लाएंगे हम, जिसके जरिए आपको 2,000 रुपए आप ही के खाते में मिलेंगे। गृह ज्योति स्कीम लाएंगे जिसके जरिए 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अन्ना भाग्य में आपको 10 किलो चावल मिलेंगे। अभी यहां आने से पहले मैं आंगनवाड़ी और आशा की महिलाओं से मिली। कितना संघर्ष करती हैं, कितना काम करती हैं, मैं पूछ रही थी। कह रही थी कि टाइमिंग तो 9:30 से 4 बजे तक है, लेकिन घर जाकर भी हम काम करते हैं, रजिस्टर भरते हैं, घर का काम भी करना पड़ता है। उन्होंने कुछ समस्याएं बताई। उन्होंने कहा कि उनका मानदेय बढ़ाया नहीं गया है। जो पूरे जीवन के लिए आंगनवाड़ी का काम करती हैं, निष्ठा से करती हैं, प्यार से करती हैं, वो रिटायर होने के बाद ऐसे ही रहती हैं। कुछ उनको नहीं मिलता, कोई पेंशन नहीं मिलता, कुछ पैसा नहीं मिलता जिनसे वो आगे बढ़ पाए। बुजुर्ग हो जाती हैं, पूरा जीवन काम किया है, फिर भी ऐसे ही छोड़ी जाती हैं। इसीलिए सबसे बातचीत करके आज मैं एक विशेष घोषणा करना चाहती हूं कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि आंगनवाड़ी की बहनों के लिए हम 15,000 तक मानदेय को बढ़ाएंगे। जो मिनी आंगनवाड़ी की बहनें हैं उनके लिए 10,000 तक बढ़ाया जाएगा। आशा की जो बहनें हैं वो जब काम करती हैं तो मुझे मालूम है कि उनको लगातार महिलाओं के साथ रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कोविड में आंगनवाड़ी आशा बहुओं ने कितना काम किया, वैक्सीन लगवाई और बीमारी को झेलते हुए सबकी सुरक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया। इसीलिए आशा बहनों के लिए 8,000 रुपए तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। मिड डे मील की बहनों को बहुत कम मिलता है, उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए का हम कर पाएंगे। और जो महिलाएं पूरे जीवन काम करती हैं आंगनवाड़ी में लेकिन उसके बाद उनको कुछ नहीं मिलता, उनके लिए अगर वो रिटायर हो या फिर किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से उनका स्वर्गवास हो जाए तो मेन आंगनवाड़ी के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे और मिनी आंगनवाड़ी की महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ये सारी स्कीम्स हैं और हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आपके विकास का काम शुरू कर पाएं। आज जो कर्नाटका के साथ हो रहा है वो धोखा है, झूठ है। शर्म आनी चाहिए बीजेपी की सरकार को, उनके नेताओं को कि इस तरह की सरकार चलाई है जिसका अंत में पूरी पब्लिक नाम रख के जा रही है 40% सरकारा। आपको एक ऐसी सरकार चुननी है जो आपका भविष्य बनाए। एक बहुत गंभीर बात है मेरी बहनों, किसी की बातों में पढ़कर मत वोट दो, अपने अनुभव पे वोट दो। ये सोच समझ के कि 3.5 सालों में आपका जीवन क्या ज्यादा अच्छा हुआ है
या आपके जीवन में और संघर्ष और मुश्किलें बढ़ी है। और आपको दिखेगा कि जैसे ही आप कांग्रेस की सरकार चुनेंगे और अंजलि जी को दोबारा मजबूत करेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। ये सारी स्कीमें आएंगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ईमानदारी से और समर्पण से हमारे नेता, हमारी पार्टी आपके लिए काम करके आपके कर्नाटका को और आपके गर्व को बढ़ाएगी और मजबूत बनाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी। जय हिंद, जय कर्नाटका। एकदा जोरदार टाळ्या मॅडमांसाठी झाल्या पाहिजेत। इतक्या चांगल्या शब्दांमध्ये आणि इतक्या मनमोहक अशा पद्धतीनं सगळ्यांना समर्पक शब्दांमध्ये समजावून सांगितली, काँग्रेसची गॅरंटी सांगितली आणि त्याबद्दल इथं उपस्थित राहिला त्यांनी खानापूरच्या जनतेला मंत्रमुग्ध करून टाकलं तुमच्या शब्दांनी। त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत। काँग्रेसचा विचार तुम्हा सगळ्यांना कळालेला आहे। मंचावर उपस्थित असणाऱ्या सगळ्याच मान्यवरांचं मी शब्दसुमनांनी आभार व्यक्त करतो। इथं तुम्ही उपस्थित राहिलात आणि या कार्यक्रमाची शोभा वाढवलीत। प्रियंका जी, आप ऐसे ही आते रहिए, जनता को संबोधित करते रहिए। शुक्रिया। सगळ्यांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवल्या पाहिजेत। इथं उपस्थित झालेले